है क्या हम इस चुनौती को पार कर पाएंगे या नहीं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, हम चर्चा करेंगे उन्हीं से। देश के जाने माने डॉक्टर्स इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर अंजुमन कुमार हैं, डायरेक्टर धर्मशाला कैंसर अस्पताल। डॉक्टर अमित भार्गव हैं, डायरेक्टर हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट फोर्टिस अस्पताल। डॉक्टर अशोक कुमार वैद हमारे साथ हैं, चेयरमैन हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी मेदांता गुरुग्राम से। और प्रोफेसर रवि मेहरोत्रा, डायरेक्टर इंडियन कैंसर से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले डॉक्टर अंजुमन, आपसे ही जानना चाहूंगी, कैंसर जो शब्द है वो अपने आप में डराता है, हो ना हो ये तो बाद की बात है, ये सबसे पहले टेस्ट होता है उसके बाद ही पता चलता है कि वाकई है भी या नहीं है। लेकिन ये शब्द अगर कहीं ना कहीं किसी डॉक्टर ने कह दिया कि आप जांच के लिए जा रहे हैं, मरीज से लेकर परिवार तक पूरा स्ट्रेस में टेंशन वाला माहौल होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया। देखिए, ऑन्कोलॉजी में एक किताब है कैंसर एंड इमोशन, उसमें पहली लाइन जो ऑथर ने लिखी है, द मोमेंट ऑन्कोलॉजिस्ट ब्रेक दिस बैड न्यूज 50% पेशेंट डाइड एट साइकोलॉजिकल लेवल। अब साइकोलॉजी से ये प्रॉब्लम होती है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन इस पे समझना जरूरी है कि आखिर ऐसी बात होती है कि खौफजदा क्यों हो जाता है। कैंसर रिलैप्स और समटाइम्स बिकम इनक्योरेबल, कि असाध्य हो जाता है तभी ये डरने के। और लोगों को लगता है कैंसर ऐसी बीमारी है, एक समस्या। दूसरी समस्या अफोर्डेबिलिटी कैंसर के इलाज की, और तीसरी समस्या जो बाबा थेरेपी इंडिया में चल रहा है कि कोई भी कैंसर का इलाज करने को तैयार है, जिसके कारण आउटकम नहीं होता है तो डर का माहौल बना हुआ है। कैंसर एक साइंस के आधार पे एक बीमारी है, इस बीमारी को विज्ञान के आधार से डिकोड किया जाना चाहिए, और जो इसके क्वालिफाइड लोग हैं वही इसको हैंडल करें, रिजल्ट बेहतर होगा। एक बात, इसका विकेंद्रीकरण इलाज का हो जाए कि हर जगह इलाज की सुविधा उपलब्ध हो। और जैसे भारत बढ़ रहा है इसकी ओर कि अलग अलग तरीके के रिसर्च आ रहे हैं, भारत में अफोर्डेबल हो जाएगा इलाज, ये जो स्टिग्मा है कैंसर के साथ जुड़ा हो ये भी खत्म हो जाएगा। स्टिग्मा, डॉक्टर अमित, आपसे जानना चाहूंगी, इसलिए भी बढ़ जाता है। देखिए, आज की तारीख में पहले ये हुआ करता था कि एक पर्टिकुलर एज है, या फिर हम कहें कि 55 प्लस या 60 प्लस के लोगों को हुआ करता था। अगर आप अभी देखें, अमेरिका और चाइना के बाद भारत तीसरे नंबर पर है जहां सबसे ज्यादा कैंसर हो रहा है। और ये टेंशन इसलिए भी बढ़ जाती है 30 प्लस 40 प्लस, यहां तक कि बच्चों में भी अभी फिलहाल इसके कैंसर के सिम्टम्स नजर आते हैं। राइट। सो एक्चुअली कैंसर आजकल हम लोग काफी यंग एज में भी देख रहे हैं। मोस्टली अगर मैं इसको ब्लेम करूं तो आई वुड ब्लेम दी लाइफस्टाइल, बिकॉज काफी हद तक कैंसर एक लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज है। जैसे हम जब बच्चे थे, स्कूल में थे, तो स्मोकिंग एंड अल्कोहल तो हमारे स्कूल के आसपास तक नहीं आता था। एंड आज की तरह क्वेश्चंस है। पहली बात तो रेडियो प्रोटीन थेरेपी से कैसे कार्टी थेरेपी अलग है, दूसरा ये किस किस कैंसर के लिए कारगर है, और तीसरी सबसे बड़ी बात ये है कि हम भले ही इसको विदेशों से कंपेयर करके भारत की बात करें कि 50 लाख तक ले आए, वहां जो 4 करोड़ तक के दाम थे, तो 50 लाख भी अगर देखा जाए तो आम इंसान के लिए इट इज नॉट अफोर्डेबल। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, टी सेल थेरेपी डॉक्टर मल्होत्रा ने आपको एक्सप्लेन कर दिया क्या है। बेसिक है कि जो बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, कैंसर भी इंटरनल सेल है लेकिन हार्मफुल टू आवर ओन बॉडी, उसके अगेंस्ट आपके इम्यून सिस्टम को तैयार करना है। ये कार्ड सेल थेरेपी बायो इंजीनियरिंग से तैयार किया जाता है। इस पे कॉस्ट इन्वॉल्व है, एंटीवायरस चाहिए, बहुत सारी इक्विपमेंट चाहिए, रिसर्च डेवलपमेंट की बात है, हो गया। अब इसको सस्ता करने का तरीका मैंने क्या बताया। सर, मैं एक मिनट आपको रोकना चाहूंगी, एक मिनट सर, एक चीज और बताते जाइए, ये कैंसर की किस स्टेज में कारगर है ये भी बता दीजिए सर। जी देखिए, अभी जो रिसर्च हुआ है कार्टी सेल थेरेपी का, रिलैप्स एंड एडवांस कैंसर के लिए रिसर्च हुआ है। लेकिन अगर इसका लॉन्ग टर्म रिजल्ट अच्छा आया तो होप ये माना जा रहा है, इसको आप कह सकते हैं इम्यून मॉड्यूलेट करके एस्टैब्लिश जो सिस्टम है हमारा कीमोथेरेपी, और कुछ इम्यूनोथेरेपी के साथ इसका ट्रायल भी हो रहा है, उसके साथ ये अर्ली कैंसर में दिया जाएगा टू प्रिवेंट रिलैप्स, क्योंकि बॉडी के सिस्टम को ही आप चेंज कर रहे हैं। ये इसमें काम है। सस्ते करने की जो बात है, इसमें जो गवर्नमेंट का ड्यूटी टैक्स लगा हुआ, जो चीजें बाहर से हमारे यहाँ आती है उस पे टैक्स रिडक्शन करना चाहिए। जीएसटी और ये सब छोड़ दीजिए, इम्पोर्ट टैक्स जो है उस पे काफी काम हो सकता है। गवर्नमेंट इस पे सब्सिडाइज करके यहाँ फैसिलिटी को और इंप्रूव करे। अभी एक टाटा सेंटर ने किया है, जो और भी रिसर्च सेंटर कैंसर के हैं वहां पे इस फैसिलिटी को सब्सिडाइज करके अवेलेबल कराए, ये वाइडली अवेलेबल हो। जैसे अपने वैक्सीन में देखा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या भारत बायोटेक ने कितना सस्ता किया वैक्सीन को, वर्ल्ड से कंपेयर किया, बाद में
किसी में भी हमने कारगर दिखाया है। तो ये संभव है, बिल्कुल संभव है। बिल्कुल। डॉक्टर अमित, अब आप ये समझा दीजिए कि रेडियो और प्रोटीन थेरेपी से ये थेरेपी कितनी डिफरेंट है। दूसरा सवाल वही कि किस कैंसर, क्योंकि किस पर्टिकुलर कैंसर के लिए क्या हम CAR-T थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ये हर कैंसर पेशेंट पर इस्तेमाल हो सकती है? देखिए, जो रेडियोथेरेपी है दैट इज मेनली फॉर पेशेंट्स जिनमें लोकलाइज्ड थेरेपी है। इट्स अ लोकलाइज्ड काइंड ऑफ अ ट्रीटमेंट। प्रोटॉन थेरेपी, रेडियोथेरेपी, ये सब एक लोकलाइज्ड ट्रीटमेंट होता है। और CAR-T सेल थेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इसको हम सिस्टमिक थेरेपी बोलते हैं, जो शरीर के हर हिस्से में काम करती है। सो ये दोनों में इतना डिफरेंस होता है। CAR-T सेल थेरेपी अभी तक जो हमने पढ़ा है दैट हैज बीन यूज्ड मेनली फॉर लिम्फोमास। एंड इंडिया में अभी जो व्हाट आई हैव हर्ड इज दैट टाटा मेमोरियल में और एम्स में एक पेशेंट में यूज हुई है, और वो भी लिम्फोमा के पेशेंट्स में यूज हुई है। सो दैट इज ऑल आई हैव हर्ड अबाउट CAR-T सेल। एंड द नेक्स्ट इज जो टाटा मेमोरियल की जो अप्रोच है डेवलपिंग CAR-T सेल थेरेपी एट अ मच चीपर कॉस्ट, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। एंड हम उम्मीद करते हैं कि इसको हम जल्द ही अपने ट्रीटमेंट में इनकॉर्पोरेट करेंगे। बिल्कुल। थोड़ा सा अगर डॉक्टर वैद को भी इंक्लूड कर लेते हैं। डॉक्टर वैद, अगर आप इसके बारे में, CAR-T के बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन कर पाए, कितना लेंदी ये प्रोसीजर होता है, कहाँ किस स्टेज में इसकी शुरुआत होती है और कितने % चांसेस है, क्योंकि जो खबरें बहुत सवाल इसको लेकर हो रहे हैं, वैक्सीन को लेकर सवाल हो रहे हैं, थेरेपीज को लेकर सवाल हो रहे हैं, जिसको लेकर हम अपने बड़े पैनल के साथ चर्चा कर रहे थे। देश के जाने माने डॉक्टर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आज रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक और बात कही है कि रूस कैंसर के लिए एक मेडिसिन लेकर आ रहा है और वो बहुत ही जल्द आ जाएगी। उस पर चर्चा आगे करें उससे पहले डॉक्टर अंशुमन यही समझाइए, वैक्सीन या थेरेपी दोनों में अंतर क्या है और इंडिया कहां स्टैंड करता है दोनों के मामले में? बहुत अच्छा, बहुत वैज्ञानिक सवाल। मुझे तो लगता है कि आज के शोर वाले दौर में GNT से कम कुछ वैज्ञानिक चर्चा कर रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए, कैंसर के ट्रीटमेंट का इवोल्यूशन समझिए क्या है। पहले कीमोथेरेपी की बात सब लोग अब समझ गए हैं। एक कैंसर पॉइजन दिया जाता है जो कैंसर सेल को मार देता है, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, नॉर्मल सेल भी मरते हैं। फिर इम्यूनोथेरेपी आया जो स्पेसिफिक एक इम्यून रिसेप्टर पे काम करने लगा। फिर कुछ ऐसे लो टारगेट थेरेपी आया जो बीच में कहीं सिग्नल को डिस्टर्ब करके कैंसर को किल किया। फिर CAR-T सेल थेरेपी की बात हुई। अब बात हो रही है वैक्सीन की, इम्यून मॉड्यूलेशन। अब समझिए क्या है। आमतौर पे वैक्सीन से ये मतलब होता है जैसे बच्चों को कोई वैक्सीन लगाया गया, कोविड का वैक्सीन लगा, कि मतलब वैक्सीन लगाने के बाद आपको इस बीमारी से रोक दिया जाएगा, रोकथाम के लिए प्रिवेंटिव वैक्सीन। ये प्रिवेंटिव वैक्सीन इंडिया में उपलब्ध है सर्वाइकल कैंसर के लिए, जिसको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन है। आपके साथ हमने शो भी किया था इस पे। बिल्कुल। दूसरा, हेपेटाइटिस बी को रोकने के लिए वैक्सीन उपलब्ध है, जिसके लिवर कैंसर की संभावना होती है। इसको हम कहते हैं प्रिवेंटिव वैक्सीन। उस व्यक्ति को बीमारी नहीं है, वैक्सीन लगा दीजिए, उस बीमारी से रोक लिया। आज जो बात हो रही थेरेपेटिक वैक्सीन, मतलब बीमारी हो चुकी है और बहुत सारी थेरेपी फेल हो रही है। तो उसी अभी तक जो रिसर्च है ये है कि उसी व्यक्ति के कैंसर सेल को निकाल के एंटीजन, मतलब जो उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है कैंसर के सेल को, उसको निकाल के लेबोरेटरी में उसके खिलाफ तैयारी की जाए और वैक्सीन तैयार किया जाए। उस वैक्सीन को डाला जाए। आमतौर पे कैंसर सेल चकमा देना सीख जाता है और इम्यून सिस्टम को धोखा देता रहता है। इम्यून सिस्टम उसको पकड़ नहीं पाता है। अब इम्यून सिस्टम को बाहर से गया हो वैक्सीन जो उसी खास कैंसर का एंटीजन है, इम्यून सिस्टम को जगा दिया, इम्यून सिस्टम अटैक किया, अटैक करके उसको क्लियर कर लिया। अब ये इंपीरियल कॉलेज लंदन में भी कुछ दिनों पहले रिसर्च करके डॉक्टर डेविड पिनाटो ने उन्होंने बताया कि मेलानोमा और लंग कैंसर पर उनके ट्रायल काफी आगे तक बढ़ चुके। पुतिन साहब ने आज बताया है, लेकिन उन्होंने कोई साइंटिफिक डिस्क्लोजर नहीं दिया है कि किस बीमारी के लिए वैक्सीन कर रहे हैं। लेकिन ये धीरे धीरे वैक्सीन और उसके बाद आने वाले समय में जीन थेरेपी ये आएगा। ये सारा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है कैंसर के लिए, क्योंकि स्पेसिफिक होगा, बॉडी के अपने सोए हुए इम्यून सिस्टम को जगाएगा। क्योंकि कैंसर इम्यूनोसप्रेसेंट भी होता है, उसको जगाएगा और ये बॉडी फाइट करेगी तो साइड इफेक्ट्स कम होगा। और सबसे अच्छी बात जो स्टार्टिंग ओपनिंग रिमार्क्स में मैंने कहा था, कैंसर से लोग डरते हैं रिलैप्स के लिए। इन सबसे रिलैप्स की संभावना नहीं होगी, क्योंकि अपना मेमोरी, अपना इम्यून सिस्टम रखे रहेगा। कभी ऐसा सेल डेवलप होगा उसको किल कर देगा।
तो ये एक अच्छी उम्मीद है इससे। बिल्कुल डॉक्टर अमित भार्गव, हालांकि सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन यहां से सवाल को मैं आगे बढ़ाते हुए अगर पुतिन के या फिर हम अगर तमाम विदेशी वैक्सीन का भी जिक्र करते हैं, चलिए अगर अब हम ये कहते हैं कि आज रूस कह रहा है कि हम बहुत ही करीब हैं वैक्सीन बनाने के। सर, अगर आपको याद हो कोविड के टाइम पे हमने भी अपनी वैक्सीन बनाई थी, रूस ने स्पुतनिक बनाई थी, लेकिन देश में कौन सी वैक्सीन ज्यादा कारगर साबित हुई थी? हमारी स्वदेशी वैक्सीन साबित हुई थी। हाँ, तो सर यही मैं आपसे समझना चाहूंगी, हम जो वैक्सीन बनाते हैं, पहली बात वो ट्रायल्स ज्यादातर इंडियंस पे होते हैं, दूसरी बात जो विदेश में वैक्सीन बनी है वहां पर ट्रायल उस माहौल उस हिसाब से होते होंगे। तब भी ये चर्चाएं चल रही थी कि हमें क्या इंडियन वैक्सीन लगवानी चाहिए या फिर विदेशी वैक्सीन लगानी चाहिए। सर इसको भी क्लियर कीजिए, हमारे देश के लोगों के लिए, हिंदुस्तान के लोगों के लिए कौन सी वैक्सीन ज्यादा कारगर साबित होगी? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है कि पर्सन मान के चले। चलिए, बिल्कुल उम्मीद हम यही करते हैं। वक्त की कमी है, चलते चलते डॉक्टर अंशुमन मैं आपसे जानना चाहूंगी, शुरुआत में आपने एक जवाब दिया था जब मैंने आपसे सवाल किया था, आपने कहा था कि कैंसर कब होता है, कैसे होता है, डॉक्टर के पास जाने के बजाय हम इधर उधर इलाज करवाने लग जाते हैं। सबसे पहला सिम्टम क्या है जो ये दिखाता है कि आपको कहीं नहीं जाना, सीधा डॉक्टर के पास आना है? एक शब्द में समझ लीजिए, असामान्य लक्षण। मतलब आपके दिनचर्या में जो चीजें नहीं हो रही थी होने लगे, जैसे महिलाओं में इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, पुरुषों में इंडाइजेशन, पेशाब में तकलीफ, खांसी, आवाज में बदलाव। असामान्य लक्षण खास करके 3 हफ्ते से लंबे समय तक अगर बरकरार रहे, हाँ। आप डॉक्टर के पास जाइए। डरिए मत कैंसर की डायग्नोसिस से, हो सकता है प्री कैंसर में पकड़ के में आ जाए, अर्ली कैंसर में पकड़ में आ जाए, आप ठीक हो जाएंगे। बाबाओं को कंट्रोल करने के लिए हर समय मैं कहता हूं, जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया है, बाबा काउंसिल ऑफ इंडिया बना दो, इनको कंट्रोल करो कि कैंसर के केसेस इलाज के बिना नहीं, बाबाओं के कारण ज्यादा मर रहे हैं, इसका आंकड़ा है, इसको पता कीजिए आप। बिल्कुल। तो चलिए, देखिए डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगता है कि जब जीएनटी पर दुनिया के जाने माने डॉक्टर्स हमारे साथ आते हैं और इतने गंभीर मुद्दे को लेकर आप बहुत ही आसानी से, सरलता से इसको समझा देते हैं। ये बहुत जरूरी है क्योंकि अवेयरनेस, कहा जाता है कि अवेयरनेस सबसे ज्यादा जरूरी है, और हमारी कोशिश यही है कि हम आप लोगों के माध्यम से कम दुनिया को इस बारे में, देश को इस बारे में अवेयर कर पाएं। तो जीएनटी पर आप सभी का आने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला है। उम्मीद हम यही करते हैं कि इस गंभीर बीमारी से हम बहुत ही जल्द निजात पा पाएंगे, बहुत ही जल्द वैक्सीन आएगी, और जहां तक थेरेपी का सवाल है वो भी, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि उम्मीद यही की जा सकती है कि बहुत ही जल्द ये भी आम लोगों तक उपलब्ध हो। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए कुछ। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको